कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों को जानना है कि आखिर कूलम्ब्स लॉ है क्या और कूलम्ब्स लॉ से क्या मापा जाता है। फिर हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कूलम्ब्स लॉ को एसआई फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, जिससे कि हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी इन स्पेस, जिसको हम लोग परमिटिविटी इन वैक्यूम भी बोलते हैं, इसके बारे में समझ जाएंगे। और फिर सीजीएस सिस्टम से हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में समझेंगे कि आखिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट डज कूलम्ब्स लॉ मेजर, तो कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करता है। चार्ल्स कूलम्ब जो है इसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए थे, और वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर किया जाता था उसको हम लोग कहते हैं टॉर्जन बैलेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टॉर्जन बैलेंस। मतलब कि इसको टॉर्जन बैलेंस से मापा जा सकता है। टॉर्जन बैलेंस में एक टॉर्जन फाइबर होता है, एक स्केल यूज़ किया जाता है, एप्रोप्रिएट स्केल यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम लोग आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जान सकेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो एक स्ट्रेट लाइन पे है उस पर कितना लग रहा है। चलिए समझते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, कि कितना जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा, एट्रैक्शन साथ साथ में एट्रैक्शन के साथ साथ और एक फोर्स भी लग सकता है, एक मैग्नीट्यूड लग सकता है फोर्स ऑफ रिपल्सन भी। तो और रिपल्सन मतलब कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो कि रेस्ट में होंगे। मतलब कि हमेशा जो दो पॉइंट चार्जेस होंगे जिसमें कि कूलम्ब्स लॉ लग रहा होगा, वो दोनों पॉइंट चार्जेस हमेशा क्या होंगे, तो रेस्ट में होंगे। वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके चार्जेस का। जो भी दो पॉइंट चार्जेस है जिसको रखा गया है जो रेस्ट में है, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि उसके उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और साथ साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के इस डिस्टेंस का, डिस्टेंस के स्क्वायर का, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर इसको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। ये Q1 और ये Q2 है। दोनों कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन देखने को मिलेगा। दो नेगेटिव चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन देखने को मिलेगा। यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वहाँ पे हम लोगों को फोर्स ऑफ एट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो दोनों पॉइंट चार्जेस यहाँ पे हैं Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच में प्रोवाइडेड दैट दे आर बोथ लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज r। तो सबसे पहला जो हम लोगों का पहला यहाँ पर बात कह रहा है कि जो कूलम्ब्स लॉ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट का। तो हम लोग इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि जो कूलम्ब फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एंड जो दूसरा चीज़ हम लोगों को यहाँ पे कह रहा है, दैट इज़ इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना है, r है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 2। इफ़ यू कैलकुलेट बोथ द इक्वेशन दैट इज़ फ्रॉम 1 and 2, तो दोनों इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं आसानी से कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, इट इज़ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओके, एंड नाउ हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम लोगों को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना होता है तो हम लोग जोड़ते हैं एक कांस्टेंट, दैट इज़ Q। तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। एंड हियर व्हाट, हियर यहाँ पे हम लोग ये जान रहे हैं कि जो K है उसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं। हियर K इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हियर K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K जो है एक तरीके का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
एंड इफ़ के इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हम लोगों के लिए हो गया F इज इक्वल्स टू के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब सबसे बड़ा बात ये होता है कि आखिर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर जो कूलम्स ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं या फिर कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, इसका जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, कितना होगा कि ये जो है कूलम्स लॉ को कभी वॉइड नहीं करेगा। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे जो के है इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर कूलम्स कांस्टेंट। मतलब कि हम लोग के को क्या क्या नाम से जानेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं और कूलम्स कांस्टेंट, इसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है या फिर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर ये जो कूलम्स कांस्टेंट है, ये बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो चीज़ है जिस पे इसका डिपेंडेंस है कि किस तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज़ करते हैं, इसका मतलब वेदर वी आर यूजिंग द एसआई सिस्टम और वेदर वी आर यूजिंग द सीजीएस सिस्टम। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से इसका जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, इसके हिसाब से हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द टू चार्जेस आर प्लेस्ड, कि दोनों चार्जेस को हम लोग किस तरीके के मीडियम में प्लेस किए, वेदर द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम या फिर वेदर द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर। जिस तरीके का मीडियम होगा उस मीडियम के हिसाब से हम लोग जो है के का वैल्यू को देख सकते हैं आसानी से। तो हम लोग कह सकते हैं नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच टू चार्जेस आर प्लेस्ड, जिसमें कि दोनों चार्जेस को प्लेस किया गया है, चार्जेस आर प्लेस्ड। ओके तो दिस वन इज कॉल्ड द कूलम्स कांस्टेंट। अब ये जो कूलम्स कांस्टेंट है जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मीडियम जिसमें कि उसको प्लेस किया जाता है उस पे डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, जो कूलम्स लॉ है एसआई फॉर्मेट में कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करेगा और सीजीएस सिस्टम में कांस्टेंट का वैल्यू इसका चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों के पास दो इंटरप्रिटेशन है आगे कि हम इसको एसआई फॉर्मेट में करें और फिर इसको हम लोग किस फॉर्मेट में करें, तो सीजीएस फॉर्मेट में करें। एसआई सिस्टम में यदि हम लोग बात करें तो इन एसआई सिस्टम सबसे पहला हम लोग एसआई सिस्टम में देखेंगे। तो इन एसआई सिस्टम में, इस एसआई सिस्टम पे यदि हम लोग बात करें तो ये जो K दैट इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, कूलम्स लॉ जिसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट या कह सकते हैं या फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं, इसका जो वैल्यू होगा ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ओके जहाँ पे हम लोग जो एप्सिलॉन नॉट का बात कर रहे हैं, वेयर एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू दैट इज़ परमिटिविटी इन स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं इसको। तो ये जो परमिटिविटी इन स्पेस का हम लोग बात कर रहे हैं इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में ये क्या है, इट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना। फ्री स्पेस में यानी कि फ्री स्पेस का हम लोग यदि बात करें तो फ्री स्पेस क्या है, तो फ्री स्पेस हम लोग कह रहे हैं वैक्यूम को। और जो एप्सिलॉन आर है दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ये किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। अब आगे इस पे यदि हम लोग बात करें
तो ये जो एप्सिलॉन है जिसको हम लोग यहाँ पे परमिटिविटी कह रहे हैं, ये या फिर ये जो कांस्टेंट है जिसका हम लोग यहाँ पे नाम दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर कूलम्ब्स कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा एक प्योर नंबर है। जो k है ना, यहाँ पर k का जो वैल्यू होगा ये एक प्योर नंबर होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। k डज नॉट हैव एनी यूनिट, इट इज़ ए प्योर नंबर। सो SI फॉर्मेट में जो फोर्स किसी मीडियम में लग रहा है ना, चूँकि k का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, और k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग यहाँ पे बात किए। तो चूँकि k यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। एंड यदि हम लोग फ्री स्पेस पे बात करें तो फ्री स्पेस पे एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे फोर्स इन फ्री स्पेस दैट इज एयर या फिर वैक्यूम, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखें? बिकॉज सिंस एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू 1 कहाँ पर? तो फ्री स्पेस पे, इट इज़ इन फ्री स्पेस या फिर इन एयर। फ्री स्पेस पे इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यदि हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान ले तो ये इक्वेशन हो जाएगा 3 हम लोगों के लिए अभी, क्योंकि पीछे 1 2 मान चुके थे, एंड इसको 4। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 4, डिवाइडिंग 3 and 4। यदि इसको हम लोग डिवाइड करें देन द वैल्यू विच कम्स आउट टू बी FM डिवाइडेड बाई FA इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा इंटू Q1 Q2 सॉरी इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। ओके, Q1 Q2 goes to cancelled out, r square and r square goes to cancelled out, and 4 pi epsilon naught will be cancelled out. That is, the value that we get is Fm by Fa is equals to 1 by epsilon r. Okay, if we calculate the value that is the relative permittivity, then relative permittivity is equals to Fa by Fm. Okay, so what we call this is called the relative permittivity in a medium. किसी भी मीडियम में जो relative permittivity है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. The relative permittivity can be defined, है ना. हम लोग इस ये जो अभी हम लोग वैल्यू लिखे एप्सिलॉन r दैट इज द relative permittivity, इसका जो वैल्यू है ये Fa by Fm है. तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि relative permittivity of a medium is defined as the ratio of the electrostatic force in air to that of the electrostatic force in a medium. Okay, so relative permittivity को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि what is the relative permittivity. Relative permittivity in a medium, किसी भी मीडियम में, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in air to that of electrostatic force in a medium. Okay, अब जहाँ तक बात है k का, है ना, दैट इज
1/4πε0 का। तो ये जो 1/4πε0 है, इसका वैल्यू, चूँकि एक प्योर नंबर है हम लोग जानते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0। ओके, द नेक्स्ट वन जो कि हम लोगों को समझना है यह है कूलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम, कि सीजीएस सिस्टम में कूलम्स लॉ को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कूलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में कूलम्स लॉ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सीजीएस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इन सीजीएस सिस्टम हम लोग के को, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को या फिर कूलम्स कांस्टेंट को 1/K मान लेते हैं। यहाँ पे ये जो के हम लोग यूज़ किए, दिस के इज कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। हियर कैपिटल के जो हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, इट इज़ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। किसी भी मीडियम का ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, सो द वैल्यू जो कि हम लोग पीछे कैलकुलेट किए थे कि सिंस एफ एम ओके इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/K दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज फोर्स इन अ मीडियम। ये जो है किसी एक मीडियम में फोर्स है। पीछे इक्वेशन 4 हो गया था, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 5। ओके, यदि फ्री स्पेस पे बात करें तो फ्री स्पेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, जैसे कि हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी का बात किए थे, रिलेटिव परमिटिविटी वहाँ पर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 था। उसी तरीके से फ्री स्पेस पे बात करें, इन फ्री स्पेस या फिर इन एयर, ठीक है, तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज के, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, जो के है उसका वैल्यू यानी कि कांस्टेंट का वैल्यू दैट इज कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। इफ इट इज़ 1 यूनिट देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन एयर, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो टेक इट एज 6। नाउ इफ़ वी डिवाइड, कि यदि हम लोग डिवाइड करें, किसको डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 5 को, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 by 5, then we will get the formula of dielectric constant, that is K is equals to Fm divided by Fa। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये रिलेटिव परमिटिविटी का, जो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी इन अ मीडियम पढ़े अभी, उसी का जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर हम लोग देखे थे कि वो जो है एक रेशियो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू दैट ऑफ द मीडियम, लेकिन यहाँ पे ये रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द मीडियम टू दैट ऑफ द एयर। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। इसी मीडियम में जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे हम लोग डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ डिफाइंड एज, इसे डिफाइन किया जा सकता है एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक
force in a medium to that of air. ओके, इस तरीके से हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम को आसानी से निकाल लिए, है ना। अब आगे हम लोगों को इसी में कूलम्स लॉ में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन समझने हैं कि आखिर कूलम्स लॉ का जो हम लोग इंटरप्रिटेशन है उसमें यूनिट्स को कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसके यूनिट्स को कैसे डिराइव किया जाएगा, और साथ साथ में इसका डायमेंशनल फार्मूला को हम कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूलाज। ठीक है, तो ऐसा यूनिट देखते हैं, सॉरी, अब हम लोग देखते हैं इसके यूनिट्स को। ठीक है, सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स को देखेंगे, दैट इज एसआई यूनिट। ओके, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों को क्या पता है कि सिंस एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट को LHS के साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू एफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एंड नाउ अब वैल्यूज़ बिठा रहे हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो 2 चार्ज है तो 2 कूलम बिठाएंगे। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कूलम स्क्वायर, नीचे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसका जो एसआई यूनिट है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लिए। अब इसके डायमेंशनल फार्मूला को देखते हैं कि आखिर इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होगा। डायमेंशनल फार्मूला किसका, तो एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला को निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कूलम है तो ऊपर हो जाएगा I इंटू टी इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई न्यूटन है, यानी कि फोर्स। इसको लिख सकते हैं MLT -2। मीटर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग L⁻²। सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻⁴ और A⁻⁻2। सॉरी, A⁻ कितना होगा, A⁻ हो जाएगा 2। सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कूलम्स लॉ को कैसे बाकी सारे स्मॉलर यूनिट्स में हम लोग लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर हम लोग पोजीशन वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर मल्टीपल चार्जेस को पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स को देखेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए अलविदा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखना न भूलें हमारे चैनल को।